पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी, प्री ओपनिंग सेशन में होगी दमदार शुरुआत, क्योंकि एशियाई बाजारों में शानदार मजबूती है। आज के सेशन में आप देखिए अच्छी तेजी के साथ एशियाई बाजार कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी जहां से खुला है वहीं से धीमे धीमे बढ़त बना रहा है, कम नहीं हो रही है। और उसकी वजह देखिए 400 अंक ऊपर है निक्केई, 500 अंक ऊपर है हांगकांग। इतनी बेहतरीन तेजी एक बड़ी इवेंट के पहले जो आज रात को अमेरिका में फेड की तरफ से मीटिंग जो चल रही है कल से, आज उस पर फैसला आना है ब्याज दरों का, लेकिन बाजार बेहद मजबूत स्थिति में। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है गौरांग शाह, राजेश सातपुते और नितिन मुरारका। अब खुलने से तुरंत पहले नितिन आपसे राय लेना चाहता हूं बैंक निफ्टी पर, जो कि अब तक बाकी है। बताइए, क्या बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने का मौका है, या यूं कहेंगे कि निफ्टी के मुकाबले में उतना मजबूत नहीं दिख रहा है बैंक निफ्टी? अनिल जी, आपने सही बोला कि निफ्टी के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट जो डेटा पॉइंट है वो अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट एडिशन एक्सपायरी से अभी तक वो निफ्टी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा शॉर्ट बिल्डअप है। जो एक रोल ओवर्स हुए थे उसमें 17-18 लाख निफ्टी रोल ओवर हुए थे बैंक निफ्टी में, और अभी करीब 25 लाख है। करीब 43% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है बैंक निफ्टी में, वही निफ्टी में केवल 7-8% का है। और 2 दिनों से आप देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो रहे हैं बैंक निफ्टी में। इसका मतलब यह है कि शॉर्ट पोजीशन धीरे धीरे कवर हो रही है। तो कोई भी अगर पॉजिटिव अगर फेड से निकल के आया तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो ये हमें माइंड में रखना चाहिए कि शॉर्ट पोजीशन काफी ज्यादा बैंकिंग और स्पेशली बैंक निफ्टी में बनी हुई है, और बैंक निफ्टी 700-800 पॉइंट इस एक्सपायरी में डाउन भी है। तो मुझे लग रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में तो कम से कम बैंक निफ्टी में एक और ऊपर की तरफ बाउंस मिल सकता है, और वो करीब 16,600 16,650 तक का टारगेट मिल सकता है। और स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहें तो 16,320 के आसपास का होगा। और अगर बैंकिंग स्टॉक्स में आप देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि प्राइवेट बैंकिंग में 3 बैंक, जैसे सबसे अच्छा एचडीएफसी बैंक लग रहा है, उसके बाद कोटक बैंक है और तीसरा यस बैंक है। ये तीनों बैंकों में मुझे लग रहा है कि कम से कम 2-3% की तेजी आज आपको मिल सकती है। चलिए, तो तीनों बैंक्स आज रह सकते हैं मजबूत। करें खरीदारी बैंक निफ्टी में भी, ये राय है नितिन की। देखना होगा बैंक निफ्टी आज कितना सहारा दे पाता है, क्योंकि कल अमेरिका में जो तेजी बनी है बड़ी, वो बैंकिंग शेयरों के दम पर बनी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका में ब्याज दरों का बढ़ना बैंकिंग शेयरों के लिए अच्छा माना जाता है, जबकि हमारे यहाँ हम उल्टा समझते हैं कि ब्याज दरें बढ़ेगी तो बैंकिंग शेयरों पर दबाव दिखेगा। लेकिन अमेरिका में यह माना जाता है कि ब्याज दरें बढ़ेंगी तो वहां पर इकोनॉमी को ज्यादा रफ्तार गति मिलेगी, तो वहां पर बैंकिंग शेयर चमकते हुए दिख रहे हैं। चलिए, भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी, 47 अंक ऊपर है निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी, और उम्मीद करें कि वैसी ही दमदार शुरुआत आज हमारे यहां भी होती हुई दिखे। तो पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में है इस वक्त, और देख लेते हैं किस तरह का कारोबार आज भारतीय बाजारों में पहली टिक पर होता है। प्री ओपनिंग सेशन शुरुआत करता हुआ अब इस वक्त, और आप देख सकते हैं एक अच्छी मजबूत शुरुआत भारतीय बाजारों की होती हुई दिख रही है। सेंसेक्स है इस वक्त 8 अंक नीचे दिख रहा है, इंटरेस्टिंग, और निफ्टी 43 अंक नीचे दिख रहा है। तो थोड़ी सी विपरीत शुरुआत होती दिख रही है, लेकिन ये सही रेट्स नहीं है। सही रेट्स आपको थोड़ी देर में सेटल होते हुए दिखेंगे। 6% ऊपर दिख रहा है एचसीएल टेक, 3% ऊपर दिख रहा है हीरो मोटोकॉर्प। ये 2 स्टॉक एक्शन में। कैन इंडिया कल की मजबूती को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हुआ 3% ऊपर है। कमजोर क्या है? एचडीएफसी लिमिटेड, यहां पर 8% का नुकसान है, और एनटीपीसी में 5% का। लेकिन हम डालेंगे नजर रुपए की चाल पर, जहां कल उतार चढ़ाव के बीच 67 के मुंह पर मजबूत क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। आज आप देख सकते हैं करेंसी मार्केट में शुरुआत जो हुई है वो बेहद शांत शुरुआत होती हुई दिखी है, 2 पैसे की मजबूती के साथ। तो 67 रुपए 12.5 पैसे ये था कल का लो, वहां से रिकवरी होकर रुपया आ चुका है लगभग 22-23 पैसा मजबूत हुआ है कल और आज के बीच में अपने लो से। हमारे साथ केएनडे साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मैक्लाइफ फाइनेंशियल्स के, और लेते हैं उनसे राय रुपए पर। बताएं सर, क्या रेंज दिख रही है आपको रुपए पर? हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। वेल, आज का दिन तो बहुत एक्सपेक्टेड है, होल वर्ल्ड इज एक्सपेक्टिंग। कुछ आई थिंक 15-20 घंटे की बात है, हमें रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो आज का रेंज कुछ खास नहीं रहेगा, मार्केट काफी डिस्काउंट कर चुका है। टुडेज रेंज मेरे ख्याल से 66.75 to 67.25 का रेंज में रहने वाला है। बट एज एन इवेंट रिस्क कमिंग आफ्टर अ डिकेड, so everybody is waiting what happens tonight. ऐसा मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंटेड a 25 basis rate hike, right, and that was one of the main reasons. अगर आप देखें यूएस के शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट लाइबर वगैरह, it's already gone up in last 3 weeks from 0.48 to 0.74, और one year भी 0.84 to 1.07. So it's already discounted. Let's see tomorrow क्या हो रहा है भाई, आज रात में पता चलेगा. But whatever happens, I think RBI has very well managed the rupee. शायद even post event
we could see the range between 66.50 to 67.10-15 also. डे साहब, अगर वही होता है जैसा कि एक्सपेक्टेड है 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक, और वही आउटलुक आता है, गाइडेंस आती है कि 3 से 4 बार और ब्याज दरें बढ़ेंगी अगले साल अमेरिका में, तो ये बताइए उसके बाद रुपया कल के सेशन में किस तरह से बिहेव करेगा? आपका क्या मानना है? ये जो हमने कमजोरी देखी है ये अब थम जाएगी और वापस से रिकवरी आएगी? क्योंकि इक्विटी मार्केट्स तो यही मान रहे हैं कि बड़ी अनिश्चितता खत्म होगी तो रिकवरी आएगी। क्या करेंसी मार्केट भी यही मान रहे हैं? देखिए, मोरल जब भी कुछ मेजर इवेंट होता है, जिस तरह से आज रात का इवेंट है, नॉर्मली बिफोर द इवेंट हैपेंस मार्केट थोड़ा जिटरी रहता है, पर पोस्ट इवेंट मार्केट कूल्स ऑफ। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द रूपी। इस तरह कल आई थिंक फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स एवरीबॉडी विल नो व्हाट हैज हैपेंड। सो रूपी शायद कूल ऑफ हो जाएगा, एंड अगेन ईयर एंड भी है, शायद थोड़ा लिक्विडिटी क्रंच भी रहेगा, बट कमिंग 2016 वी कुड सी फ्लोज कमिंग इन अगेन। शायद रूपी थोड़ा रिकवरी हो सकता है टू 66, 30-40 बाय द बिगिनिंग ऑफ जनवरी। ओके, शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और रुपए के डायरेक्शन पर राय देने के लिए। तो कल होगा मेक और ब्रेक का दिन। क्या करेंसी मार्केट में भी वैसा ही एक्शन दिखता है जो एक्शन आपको दिखेगा इक्विटी मार्केट में कल के सेशन में? इंतजार है उसका, लेकिन आपका इंतजार खत्म करने का वक्त है, क्योंकि आप हर रोज 9:05 पर इंतजार करते हैं उस शेयर का जो आप पोर्टफोलियो में निवेश के लिहाज से लंबे समय के लिए रख सकते हैं, और ये ऐसा शेयर है जो फंडामेंटल रीजंस के हर एक पैमाने पर खरा उतरता है। वक्त है आज के जैकपॉट शेयर का। आशीष, स्वागत है आपका एक बार फिर। बताइए आज कौन सा शेयर चुना है आपने जैकपॉट के लिए? एक इंटरेस्टिंग कंपनी है एटलस साइकिल्स हरियाणा। हम में से कई लोगों ने इस कंपनी के बारे में सुना होगा। सबसे पहले 1951 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। तब से जब अब तक जो साइकिलिंग रेवोल्यूशन इस देश में आप देख रहे हैं उससे बहुत सिनोनिमस है ये कंपनी, ये नाम। 6 से 7 दशकों का एक्सपीरियंस है और इनफैक्ट बाइसिकल इंडस्ट्री में बड़ा लीडरशिप पोजीशन, बड़ा प्रोमिनेंस का नाम स्टेचर रखती है कंपनी। जब कामकाज की शुरुआत हुई थी एटलस साइकिल हरियाणा की, तब 12,000 साइकिल सालाना प्रोड्यूस करती थी और तब से लेकर अब तक इस कंपनी ने पीछे देखा नहीं। आज ये कंपनी दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग बाइसिकल मैन्युफैक्चरर है। 40 लाख सालाना की क्षमता है अब इसके पास। इनफैक्ट न सिर्फ देश में, हम सब जानते हैं इस ब्रांड के बारे में, पर यहां से बाहर 12 या फिर 1 डजन से ज्यादा एक्सपोर्टिंग मार्केट्स हैं जिनको ये कंपनी एक्सपोर्ट करने का काम करती है। जर्मनी से लेकर डेनमार्क, हॉलैंड से लेकर हमारे पड़ोसी जो है बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब को ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स में रोडस्टर्स, बड़ा मुश्किल है हमारे आपको समझना, लेकिन आसान शब्दों जो काली साइकिल आती थी उसे रोडस्टर्स कहते थे, वहां से लेकर लेडीज बाइक्स, किड्स की बाइक्स, जो तमाम फैंसी बाइक्स होती हैं, यानी कि वो आजकल शॉक एब्जॉर्बर्स वाली बाइक आती हैं, या फिर हाईटेक बाइक्स जिसमें हम देखते हैं गियर्स और तमाम गिज्मोस लगे रहते हैं। अब ये कंपनी सब कुछ मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। इस कंपनी के इस समय 2 ऑपरेशनल यूनिट्स हैं, एक सोनीपत हरियाणा में और दूसरा शाहीबाबाद उत्तर प्रदेश में। ओके, तो ये एक ऐसी कंपनी है जिस पर आप काफी बुलिश हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर रिटर्न ये साबित होगा। लेकिन ये बताइए ये कंपनी आपको पसंद क्यों आशीष? सबसे पहले तो बिजनेस की जो मैं बात कर रहा था, जिस तरह की भारत में जिस तरह का इंटरनेशनल मार्केट में पकड़ है, अब वन ऑफ द लीडिंग नेम है, तो बिजनेस मॉडल तो बेहद स्ट्रांग है। इस कंपनी के प्रमोटर्स का अच्छा खासा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, बड़ा रिच एक्सपीरियंस है, कहा जाता है साउंड फाइनेंशियल्स हैं उनके। इनफैक्ट इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड जो है 1 करोड़ साइकिल्स की सालाना है, और इसमें सबसे बड़ी कंफर्टिंग बात यह है कि 25% या फिर इसमें से 25 लाख बाइसिकल सरकार की वेलफेयर स्कीम्स के लिए डिमांड आती है, तो बड़ी हेल्दी डिमांड है यहां पर। इनफैक्ट ये जो मार्केट है अब धीरे धीरे लाइफस्टाइल बाइसिकल्स प्रीमियम सेगमेंट की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि लोगों की इंडिविजुअल इनकम्स, एस्पिरेशंस मिडिल क्लास के लगातार जो बढ़ रहे हैं उसका भरपूर फायदा है। तो आजकल वो रोड बाइक्स, माउंटेन टेरेन बाइक्स, चिल्ड्रन बाइक्स, जो स्पेसिफिक सेगमेंट्स आपने सुने होंगे, जो ब्रेड एंड बटर बाइक्स थी मास मार्केट की, इस समय सिर्फ 4 से 6% की दर से ग्रो कर रही हैं। पर ये जो हाईटेक बाइक्स की मैं बात कर रहा हूं, प्रीमियम बाइक्स की, सालाना 30% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ये वो पॉकेट है जहां पे अनऑर्गेनाइज बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर की पकड़ है, और यहां पे तगड़े मार्जिन से कंपनीज अब एंजॉय करना शुरू कर चुकी हैं। इस कंपनी के साथ एक और इंटरेस्टिंग बात है, लगातार नए प्रोडक्ट इनोवेशंस लाता हुआ। पिछले साल हाई एंड अल्टीमेट सीरीज का लॉन्च करा था, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। अब ये अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट उतारने की बात कर रहा है, जिसमें मैग्नम नाम की एक नई सीरीज है कंपनी उतारने वाली है। ये स्टॉक अपने साल के हाई से 25% नीचे
कामकाज कर रहे हैं। लेवल्स पे 66 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। प्रमोटर्स का हेल्दी 44-45% का स्टेक है। FY15 में इस कंपनी ने 650 करोड़ रुपए की आय करी थी। इनफैक्ट लगातार पिछले कई सालों से 600 से 850 करोड़ रुपए के आसपास की आय करता है। उस लिहाज से मार्केट कैप टू सेल्स तो सिर्फ महज 0.11 टाइम है। हालांकि इमीडिएट पीयर नहीं है। TI साइकिल जो है वो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आती है, तो उससे कंपेयर करना गलत होगा इस कंपनी को। लेकिन ये कंपनी इसीलिए इतना चीप सस्ते में कामकाज करी क्योंकि इसने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से लॉसेस करे हैं। FY14 में 10 करोड़, FY15 में 18 करोड़। क्यों हुए? कच्चे माल की लागत में बढ़त। बीते क्वार्टर में 77% बिक्री का इसने कच्चे माल की लागत पर खर्च कर डाला। अब क्योंकि स्टील के दाम कम हो रहे हैं, अब क्योंकि मेटल जैसे निकेल और ब्रास के दाम कम हो रहे हैं, इस कंपनी को उस बात का फायदा मिलेगा। इस कंपनी का दिक्कत की बात इस इंडस्ट्री के साथ चाइना से डंपिंग, चीप इंपोर्ट्स की भी एक दिक्कत है। इंडस्ट्री की लगातार मांग है और कहा जा रहा है अब जब सरकार बाकी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है, शायद यहां पे भी प्रोटेक्शन आती हुई नजर आए। तीसरी दिक्कत की बात ब्याज पर खर्च या फिर इस कंपनी की डेट जो थी बुक्स पर लगातार रिड्यूस हो रही है। पिछले 6 महीनों में डेट 35% कम कर ली है। सिर्फ 63 करोड़ रुपीस पर इस कंपनी की डेट है। इनफैक्ट बीते क्वार्टर जो नंबर्स आए थे, साल दर साल ब्याज पर खर्च 45% और तिमाही दर तिमाही 28% कम हुआ है। ये जो हाई एंड बाइक्स आ रही हैं उससे मार्जिन्स पर अब इंप्रूवमेंट होगा। तो इस कंपनी की बॉटम लाइन पे आपको नजर रखनी है। जब ये प्रॉफिटेबल होगी तो बड़ा सीरियस मल्टीपल्स की रीरेटिंग होती हुई नजर आएगी। रडार पे रखें, वॉच लिस्ट पे रखें इस कंपनी को, लेकिन ध्यान रखें कुछ हद तक इलिक्विड है काउंटर, तो कॉशियस रहना पड़ेगा आपको। तो ये है स्टॉक जैकपॉट के तौर पर आपके लिए, जहां पर पोर्टफोलियो में अगर आप इस स्टॉक को निवेश के लिहाज से सोचें तो एक अच्छा रिटर्न बनने की आप उम्मीद कर सकते हैं। प्री ओपनिंग सेशन में आप देखिए लगभग 13% की बड़ी उछाल दिखाता हुआ ये शेयर एटलस साइकिल हरियाणा फंडामेंटल रीजंस के सभी पैमानों पर खरा उतरता हुआ। प्री ओपनिंग सेशन में मजबूती है लेकिन उतनी नहीं जितनी शायद आप और हम देखना चाहते हैं। फिलहाल प्री ओपनिंग सेशन सेटल हो चुका है, मैच 25 अंक के ऊपर है। SGX निफ्टी 45 अंक ऊपर था। बाकी एशियाई बाजारों में 2-2% की तेजी है और हमारे बाजार ऊपर बहुत ज्यादा नहीं खुले, लेकिन एक तरह से अच्छा है क्योंकि नितिन भी मान रहे हैं और मैं भी ये कह रहा था कि अगर कम ऊपर खुले तो फिर ऊपर जाने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो ऐसे में नितिन ये बताइए, अगर 7,725 पर खुले तो क्या तुरंत खरीद लेंगे आप निफ्टी उसी वक्त? जी अनिल जी, क्योंकि जैसे मैं सोच रहा था कि 40-45 पॉइंट भी ऊपर खुलेगी तो एक बार लेना चाहिए, तो उससे बेटर है कि आपको 25 पॉइंट ऊपर खुल रही है तो 15-20 पॉइंट और सस्ते में मिल रही है। और मुझे जो लग रहा है कि अब स्टॉप लॉस आपको अच्छा मिल रहा है, करीब स्पॉट के हिसाब से आप देखें तो 7680, 7675 ये स्टॉप लॉस अच्छा मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस लगा के आज इंट्राडे के लिए भी लेना चाहिए और टारगेट हो सकता है आपको 7760 से लेकर 7770 तक का मिल सकता है। चलिए, तो ये राय नितिन की। लेकिन इस समय आप देखिए प्री ओपनिंग सेशन के जो ट्रेड सेटल हुए हैं, M&M 2.5% नीचे खुल सकता है। टाटा मोटर्स भी इसका साथ देगा 1% की गिरावट के साथ, इसमें ओपनिंग होगी। विप्रो ने जिस तरह से कहा है कि तीसरी तिमाही के नतीजे खराब आएंगे, चेन्नई में बारिश जो हुई थी जिसके चलते कामकाज नहीं हो पाया था, ये वो 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो दबाव में आज खुलते हुए नजर आएंगे। कुछ फर्टिलाइजर शेयरों में तेजी के साथ खुलने के संकेत मिल रहे हैं। NFL फैक्ट 3% मजबूती के साथ आज खुलने के संकेत दे रहा है। ज्वेलरी शेयरों पर भी नजर होनी चाहिए। इन स्टॉक्स पे किस तरह से ट्रेड करें, चलिए पूछते हैं। गौरांग, हमने देखा कल सरकार की तरफ से ये बयान आया कि 1 लाख रुपए जो पहले उन्होंने बजट में कहा था कि इसके ऊपर के अगर आप खरीदारी करेंगे तो आपको पैन कार्ड देना होगा, अब वो कह रहे हैं कि 1 नहीं ये 2 लाख तक कर दिया जाएगा। तो इसे राहत की तरह देखना चाहिए या आपको लगता है कि एक्सपेक्टेशन थोड़ा बाजार में ज्यादा थी, 5 लाख तक की थी, उसके लिहाज से डिसअपॉइंटमेंट है? आप कैसे रीड कर रहे हैं इसे? बड़े तौर पर यहाँ पर नीजक रिएक्शन आएगा हेमंत, ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि लाख को 2 लाख कर दिया और 5 लाख की उम्मीद थी जहाँ पर 2 लाख किया है। और मैं ये मानता हूँ कि ज्यादा निर्भर तो ये करता है ये पूरे सेक्टर के ऊपर के सोने के दाम क्या होते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में और हमारे यहाँ पर क्या दाम होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम कच्चे तेल इंपोर्ट करते हैं, बड़े तौर पर सोना भी हम इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पर जब आप करते हैं ये सब तो जाहिर है आपको डॉलर टर्म में पेमेंट करना होता है और जिस तरीके से रुपए डॉलर का इक्वेशन होता है ये भी एक इम्पैक्ट करता है। जो भी पॉजिटिविटीज होती है, अगर रुपया कमजोर होता है डॉलर के मुकाबले तो वो पॉजिटिविटीज थोड़ी कम हो जाती है। इस सेक्टर को लेकर के ऐसा कोई स्टॉक हमने तो हाल फिलहाल निकाला नहीं है जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। आई थिंक इट इज मोर ऑफ न्यूज ड्रिवन, आपको एक्शन रिएक्शन देखने मिलेगा, लेकिन ज्यादा ऊपर या नीचे हो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है इस खबर के तौर पर।
चलिए आज देखिए प्री ओपनिंग सेशन में पीसी ज्वेलर्स में थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है और कुछ और ज्वेलरी काउंटर्स भी हैं टीबीजी जैसे जो थोड़ी सी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में भी मजबूती देखने को मिल रही है। एक्सपेक्टेशन थी कि ज्यादा बड़ा पेट्रोल और डीजल में कटौती देखी जाएगी, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम कटौती हुई है। आप देखिए हालांकि अभी भी तलवार लटकी हुई है कि सरकार किस तरह से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती है और अपने पास वो पैसा ले जाती है, लेकिन बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर मजबूती के साथ आज ओपनिंग हो सकती है। राजेश, चार्ट्स पर कैसे लगते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर आपको अभी? देखिए मुझे लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे एचपी, बीपी, आईओसी, उसमें से अगर मैं बीपीसीएल की बात करूं तो 950 के आसपास इसने हाई किया था और इसमें जो करेक्शन, एक रनिंग करेक्शन हमने देखा 970 तक, विच इज नथिंग बट इट्स 200 डीए में। तो मुझे लगता है कि जो करेक्शन है सेम पैटर्न जो है वो हिंदुस्तान एचपीसीएल में भी है और आईओसी में भी है। अगर यहाँ पे प्योरली बीपीसीएल की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि ये जो रनिंग करेक्शन है वो एक खरीदी का, एक बाइंग का मौका देता है और यहाँ पे जो अपसाइड टारगेट है वो रफली 940 फिर से एक बार रिटेस्ट करेगा। सो अगर आज भी काम करना है बीपीसीएल में फॉर इंस्टेंस तो 880 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखिए, उसे होल्ड रखिए फॉर ए प्राइस टारगेट ऑफ 930 प्लस। राजेश, थॉमस कुक के चार्ट्स देखकर बताएं, क्योंकि खबर ये कि सीसीआई ने कुएनी ट्रेवल्स के इनके एक्विजिशन को मंजूरी दे दी है और स्टॉक प्री ओपनिंग सेशन में दिख रहा है 7% ऊपर। मौका होगा खरीदारी का या जिनके पास है वो बेचकर निकल जाए इस उछाल में? अनिल जी, मैंने ठीक से नाम सुना नहीं। थॉमस कुक, आप तक आवाज पहुंच रही है? थॉमस कुक में खबर यह है कि कोनी ट्रेवल्स को इन्होंने जो खरीदने की योजना बनाई थी उसमें सीसीआई की मंजूरी आ गई है। 214 रुपए दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में, 7% ऊपर। अनिल जी, आई वुड लाइक टू स्किप दिस, मुझे चार्ट नहीं मिल रहा। कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम्स वैसे तो ठीक ठाक है, 1.5 लाख शेयरों का 10 दिनों का एवरेज वॉल्यूम है। तारा ज्वेल्स एक और स्टॉक है जो 5% ऊपर दिखा है। यहाँ पर सर्किट लिमिट घटाई गई है 10% से 5%, लेकिन उसके बावजूद 5% का सर्किट नजर आ रहा है, तो ये स्टॉक भी एक एक्शन में दिख रहा है इस वक्त प्री ओपनिंग सेशन में। चलिए, भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी होती दिख रही है। प्री ओपनिंग सेशन मजबूत तो है लेकिन उतना नहीं जितना बाकी दुनिया भर के बाजार है। इस वक्त आप देखेंगे 82 अंकों की मजबूती दिखेगी सेंसेक्स में। निफ्टी 24 अंक ऊपर खुलेगा 7725 के आसपास। हाँ, मिड कैप शेयर ज्यादा बेहतर दिख रहे हैं, 0.5% की मजबूती मिड कैप इंडेक्स में आपको नजर आएगी और बैंक निफ्टी 65 अंक ऊपर दिख रहा है, 0.5% के आसपास की मजबूती बैंक निफ्टी में भी इस वक्त आपको दिख सकती है। करेंसी मार्केट ने सुस्त शुरुआत की है और कुछ हद तक दुनिया भर के बाजारों का माहौल देखकर आप अंदाज लगाएं तो फिर हमारे यहाँ भी सुस्त शुरुआत है, क्योंकि देखिए निक्केई में अब 2.25% की तेजी हो चुकी है। हांगकांग 460 अंक ऊपर है, काफी बेहतरीन खरीदारी दुनिया भर में होती हुई दिख रही है, तो फायदा तो मिलेगा। 465 शेयर मजबूत दिख रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन में और 65 शेयरों में नुकसान है, तो एक अच्छी शुरुआत आज बाजारों की होती दिखेगी। लगातार 30 दिन बेहतर दिखेंगे बाजार, ये संकेत कम से कम पहले शुरुआती कारोबार में दिखेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक है 2.5% नीचे, विप्रो 1% नीचे, तो ज्यादा कमजोर नहीं खुल रहे हैं ये शेयर, ये दिख रहा है। 96 अंक ऊपर खुलता हुआ सेंसेक्स और निफ्टी पर 22 अंकों की मजबूती के साथ हुई शुरुआत। 1.4% के आसपास की मजबूती दिखेगी आपको सेंसेक्स और निफ्टी में। महिंद्रा 3% नीचे खुलता हुआ और टाटा मोटर्स में 1.5% का नुकसान, विप्रो में मामूली नुकसान है 1% के आसपास का। तो ये 3 शेयर ऐसे हैं जो कमजोरी के साथ शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। मजबूत क्या है? केन इंडिया 1.5% ऊपर, बीपीसीएल 1.5% ऊपर, भेल 1% मजबूत, एचसीएल टेक में भी 1% के आसपास की मजबूती। मेटल शेयरों की तेजी बरकरार है, टाटा स्टील ने 1%, 1.25% ऊपर शुरुआत की है, तो यहां पर खरीदारी होती दिख रही है। हिंडाल्को 1% मजबूत है, तो मेटल शेयर आज भी मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। वायदा कारोबार के शेयरों पर नजर डालिए, महिंद्रा 3% नीचे, उसके ठीक पीछे टाइटन है 1% के नुकसान के साथ, बाकी शेयरों में कोई खास नुकसान नहीं। टाइटन, टाटा मोटर्स यही है। जैकपॉट शेयर दमदार प्रदर्शन करता हुआ इस वक्त 14% मजबूत है हमारा जैकपॉट शेयर और 234-35 के आसपास के लेवल। मजबूत क्या है वायदा कारोबार में? एसकेएस माइक्रो, जिसके लिए एक बड़ी रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, 550 रुपए का लक्ष्य, स्टॉक 2.25% मजबूत। एचपीवीपी आईओसी मजबूत, केन इंडिया तेजी के साथ खुलता हुआ दिख रहा है, तो ये शेयर है एक्शन में। लेकिन बाजार का एक्शन मजबूत है, लेकिन बहुत बड़ी तेजी बन रही हो वैसा नहीं है। बड़ी तेजी बन रही है लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी के बाद मिड कैप इंडेक्स लगभग 4% मजबूत। हेमंत, कहाँ नजर है आप? आईजीएल पर नजर है। आप देखिए एफएनओ में सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर यही है और आज एक अपडेट भी आया है स्टॉक के लिए, 2.5% की मजबूती के साथ ये शेयर खुला है। केन इंडिया पिछले माफ कीजिएगा 2
दिनों से कमजोर प्रदर्शन दिखा रहा था, आज यहां पर एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अलावा देखिए पीएफसी आरईसी में तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ जिस तरह से नई पावर टैरिफ पॉलिसी आने वाली है, उससे पहले देखिए यहाँ पर ट्रेडर्स काफी बुलिश होते हुए इन दोनों ही काउंटर्स के ऊपर। तो पावर शेयरों पर भी आज आपकी नजर होनी चाहिए। टाटा पावर भी देखिए मजबूती के साथ खुल रहा है, हालांकि इस हफ्ते ही आने वाली है, देखना होगा कि क्या इसमें निकल कर आता है। लेकिन पावर कंपनियां आज एक और ऐसा सेक्टर है जिस पर नजर होगी। डिश टीवी आज फिर कमजोरी के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है, पिछले कुछ दिनों से पिट रहा है ये काउंटर। एक बड़े ब्रोकरेज ने जिस तरह से इसको डाउनग्रेड किया था, उसके बाद से यहाँ पर लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। सीईएससी एक और ऐसी कंपनी है जो प्रेशर में है जब से इन्होंने आईपीएल टीम खरीदी है। कल धोनी को भी इन्होंने खरीदा बिड में, आप देखिए यहां पर प्रेशर के साथ आज ओपनिंग होती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर आप नजर डालें छोटे मझौले कंपनियों पर, और नजर होगी कि चीनी की कंपनियों ने आज किस तरह से शुरुआत करी है, क्योंकि सेस लगा है चीनी पर। देखिए रेणुका शुगर 2% मजबूत है, शक्ति शुगर में 4% की मजबूती देखने को मिल रही है। बजाज बलरामपुर धामपुर पर भी नजर रखेंगे, द्वारिकेश देखिए 4% की मजबूती दिखा रहा है। बजाज हिंदुस्तान 1% ऊपर खुला है, बलरामपुर में भी मजबूती के साथ ही कारोबार हो रहा है। और नजर रखिए आप ज्वेलरी कंपनियों पर भी, पीसी ज्वेलर्स 1.5% मजबूत, तारा ज्वेलर्स जैसा कि अनिल कह रहे थे 5% के अपर सर्किट पर, और श्री गणेश ज्वेलरीज 2% मजबूत है। तो 1 लाख से जो लिमिट बढ़ाकर 2 लाख की गई है, लगता है वो सेंटीमेंट के लिहाज से थोड़ी पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी बहुत तेजी आज के सत्र में जरूर देखने को मिल रही है। तो रिएक्शन स्टॉक स्पेसिफिक काफी सारा है, लेकिन एटलस साइकिल अनिल 14% की शानदार मजबूती दिखा रहा है आज के सत्र में। ये था आशीष का जैकपॉट स्टॉक, और बेहतरीन रिटर्न दे रहा है ये आज, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हालांकि आशीष कह रहे हैं और भी शानदार रिटर्न देगा ये। बेहतरीन परफॉर्मेंस आज फिर से। लेकिन कुछ और बेहतरीन परफॉर्मेंस का जिक्र करूं मैं, जीवीके पावर 6% ऊपर है। अपना एयरपोर्ट कारोबार में 49% हिस्सेदारी बेचने की योजना है कंपनी की, 4000 करोड़ में उसका फायदा मिलता हुआ अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ स्टॉक बढ़ता हुआ दिख रहा है। शुगर शेयरों की आपने बात की, तारा ज्वेलर्स के साथ हाईटेक प्लास्ट एक और स्टॉक है जिसकी सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% की गई। ये स्टॉक भी पिछले कुछ दिनों में बड़े एक्शन में था, हाईटेक प्लास्ट, और आज सर्किट लिमिटेड घटाने की खबर के बावजूद 4-4.5% ये फिर से मजबूत है। इरोस इंटरनेशनल यहां पर 2.5% के आसपास की तेजी बनती हुई दिख रही है। इस स्टॉक में भी अच्छा एक्शन खरीदारी की तरफ है। तो ये कुल मिलाकर आज का एक्शन है। ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयर आज की तेजी को लीड करते हुए दिख रहे हैं, और इनकी तेजी के दम पर सेंचुरी मार चुका है सेंसेक्स 100 अंक ऊपर और निफ्टी 25 अंकों की मजबूती के साथ 7,725 के आसपास वक्त बिताने के बाद तैयारी शायद ऊपर की तरफ की होती हुई दिखे। लेकिन ये तैयारी ऊपर की तरफ इसलिए नहीं हो रही कि बैंक निफ्टी अब भी साथ नहीं दे रहा है। राजेश बताएंगे कि बैंक निफ्टी में क्या लेवल, किस लेवल के ऊपर निकले तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि पहली बार बैंक निफ्टी लाल निशान में फिसला है इस वक्त। अनिल जी, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी, जैसे हम लोग बात करें कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कंसर्न बन रहा है, लेकिन जो एक कॉन्ट्रा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है वह 16,200 के आसपास ही बनती है। सामने जो रेजिस्टेंस है वो 16,550 के आसपास है, जैसे आपने भी डिस्कस किया। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी एक सरप्राइज मूव दे सकता है मे बी आज के बाद, क्योंकि बैंक निफ्टी जो अगर इसके जो काउंटर पार्ट्स है, जो इसके स्टॉक्स है, दे आर बीटन डाउन वेरी बैडली। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ऑल्दो एक इवेंट के सामने वीकनेस है, एक फाइनेंशियल इवेंट है, तो डेफिनेटली बैंकिंग स्टॉक्स में ही प्रेशर रहेगा, तो बैंक निफ्टी भी प्रेशर में है। लेकिन मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि 16,100 का अगर पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस रखे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैंक निफ्टी मूविंग टुवर्ड 17,200 इज क्वाइट हाई। सो मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग, अगर बैंक निफ्टी में आप एक पोजिशनल व्यू लेके काम करें कि 17,100 के आसपास में स्टॉप लॉस लगाऊंगा और सामने 16,600 का एक पड़ाव है, अगर वो निकाल दे तो 17,200 के आसपास जाएगा। तो ये मुझे लगता है ये व्यू के साथ बैंक निफ्टी को देखना चाहिए। ओके, चलिए टाइटन जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इकलौता ज्वेलरी कंपनी है जो दबाव के साथ ट्रेड इसलिए कर रही है क्योंकि एक बड़े ब्रोकरेज ने इसका लक्ष्य घटाया है। बाकी ज्वेलरी कंपनियों में देखिए मजबूती के साथ ही ट्रेड होता हुआ आज आपको नजर आएगा। डिश टीवी में भी 1% की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। और ऑटो कंपनियां देखिए, एमएनएम तो पिटाई है, एमएनएम फाइनेंस पर भी नजर रखिए। कल भी हमने आपको दिखाया था कि स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा था। एमएनएम 4% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। अब गौरांग, इतने दबाव के बाद ये लेवल्स में क्या लॉन्ग टर्म के लिए आकर्षक आपको लग रहा है एमएनएम, या आपको लगता है कि इस अनसर्टेनिटी को खत्म होने दें, उसके बाद ही खरीदारी करनी चाहिए? हेमंत, जैसे मैंने जिक्र किया कि ये पूरे ऑटो सेक्टर में तीसरी पसंदगी होगी हमारी, और कवरेज भी है, लेकिन हम मात्र होल्ड की राय दे रहे हैं, यानी कि नई खरीदारी से अभी थोड़ा बचना चाहिए।
जिस प्रकार से असमंजस स्थिति है, क्लैरिटी कम है, कंफ्यूजन ज्यादा है। तो मैं मानता हूं कि आने वाले कुछ समय में जब ये क्लैरिटी आ जाती है उसके बाद ही निर्णायक तरीके से अगर आप कोई पोजीशन बनाए, ये उचित रहेगा। क्योंकि जैसे मैं जिक्र कर रहा था, पूरा 100% पोर्टफोलियो M&M का डीजल बेस्ड फ्यूल पर है और उसको लेकर के थोड़ी असमंजस स्थिति बिल्कुल पैदा हो सकती है। और स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है, आज करीबन 3-3.5% नीचे है, तो शायद छोटी अवधि में दबाव और बढ़ सकता है। तो फिलहाल जो निवेश है उसमें बने रहें, नया निवेश करने से थोड़ा मेरे ख्याल से रुकना चाहिए। एक स्टॉक का एटलस साइकिल जो आपकी स्क्रीन पर है, आज हमारा जैकपॉट स्टॉक था। इसके साथ साथ देखिए जब एटलस साइकिल चलता है अनिल, तो हरक्यूलिस हॉइस्ट एक और ऐसी कंपनी है जिसमें ट्रेडर्स पोजीशन बनाने लगते हैं। आप देखिए वो स्टॉक भी आज करीब 13% की मजबूती दिखा रहा है। हालांकि मैं फिर से यहां पर यह कहना चाहूंगा, और कई बार हम इस चैनल पर बता चुके हैं, हरक्यूलिस हॉइस्ट हरक्यूलिस साइकिल बनाने वाली कंपनी नहीं है और इसका कोई लेना देना नहीं है साइकिल के शेयरों से। लेकिन क्योंकि हरक्यूलिस के नाम से साइकिल आती थी, आप देखिए लोग यहां पर भी पोजीशंस बना रहे हैं। ये दोनों ही चार्ट्स पर आपसे राय लेता हूं। राजेश बताइए कैसे लग रहे हैं दोनों चार्ट्स? हेमंत, मुझे लगता है कि हरक्यूलिस हॉइस्ट एक तो फंडामेंटल थोड़ा मुझे भी क्लैरिटी चाहिए कि ये कौन सी कंपनी है। दूसरा तो मुझे लगता है कि अगर प्योरली टेक्निकली क्या, हाँ हेमंत प्लीज। मैं कह रहा हूँ हॉइस्ट बनाती है, ट्रेन के कारोबार में है। अगर इसको जोड़ना है तो रेल बजट के लिहाज से जोड़ा जा सकता है, आज इस साइकिल के लिहाज से नहीं जोड़ा जा सकता। ओके, देखिए हेमंत, मुझे लगता है कि अगर ये गैप अप में है, क्लियर कट गैप अप, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रॉफिट बुकिंग इज क्वाइट हाई। 195-196 का एक सप्लाई जोन है, लो हाई बीटा काउंटर है, इलिक्विड काउंटर है। तो मुझे लगता है कि इतना एक गैप अप के बाद जनरली ऐसे काउंटर्स में एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन इसमें अगर प्योरली टेक्निकली देखें तो 170 के आसपास इसका 200 DMA लेवल है। प्राइस पैटर्न भी अच्छा है, इससे सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट भी 180 के आसपास है। तो इट सिंपली मींस इट्स अ बाय एंड डिप काउंटर एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म, जिसका टारगेट बनेगा 220 का। ओके, 220 के लक्ष्य के लिए यहां पर आप कर सकते हैं एक्शन। लेकिन एक्शन थोड़ा सा बाजार में स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। 100 अंक ऊपर सेंसेक्स है और निफ्टी पर 27 अंकों की मजबूती है। आज की मजबूती की पूरी तरह से जो आ रही है कंट्रीब्यूशन, वो ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयरों से। ऐसे में वायदा कारोबार में नितिन, कोई स्टॉक जो आपको लगता है इस ओपनिंग के बाद आप खरीदारी करना चाहेंगे? देखिए जी, ऑयल एंड गैस से देखेंगे तो BPCL में जो ओपनिंग के बाद बाइंग आई है उसको देख के लग रहा है कि यहाँ पे ऑयल एंड गैस में BPCL लेना चाहिए। और अभी 908 के आसपास है, मुझे लग रहा है इंट्राडे टारगेट 922-923 हो सकता है। और इसमें जो मेजर अभी वॉल्यूम्स हुए हैं वो करीब 902-903 की रेंज में हुए हैं, तो स्टॉप लॉस भी छोटा बन रहा है। आप यहाँ पे 901 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 920 से 925 का आपका टारगेट हो सकता है। इसके अलावा अगर आप FNO में देखिए तो केन इंडिया में जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। कच्चे तेल में जिस तरह से उछाल देखने को मिला है, आप देखिए जब कच्चा तेल पिट रहा था तो इस स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा था, और अब कच्चा तेल जब बाउंस दिखा रहा है तो यहाँ पर भी एक अच्छी रैली बनी हुई है। चार्ट्स पर कैसा लग रहा है राजेश, क्या आप यहाँ पर ट्रेड लेना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है केन इंडिया अगर आप वीकली चार्ट भी देखो या इवन डेली का चार्ट भी देखो तो यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखता है। सिर्फ इसमें एक ही प्रॉब्लम हो रहा है कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस आता है बट वॉल्यूम की कमी है। अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ओवरऑल ही कमी है। तो मुझे लगता है कि प्योरली एक डाइवर्जेंस दिखता है तो यहाँ पे लगता है कि एक अच्छा एक कॉन्ट्रा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी जिसका टारगेट 145 का है। ऑलरेडी बीटन डाउन स्टॉक है, ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, तो मुझे लगता है बेट लेने में हर्ज नहीं है। सो गो लॉन्ग विद स्टॉप लॉस ऑफ 125 ऑन अ पोजिशनल बेसिस। आपका जो टारगेट रहेगा दैट विल बी 144-45 लेवल्स। ओके, और इस वक्त एक बार फिर से नजर डालिए IGL के स्टॉक पर, और आप देख सकते हैं स्टॉक जबरदस्त तेजी दिखाता हुआ इस वक्त 3% की मजबूती, 484 रुपए का लेवल इस वक्त आपको नजर आएगा। नोमुरा की तरफ से रिपोर्ट आई है आज IGL पर, उन्होंने लक्ष्य बढ़ाया, काफी दमदार किया है लक्ष्य बढ़ाकर, और उन्होंने टारगेट यहां पर 600 रुपए किया है 515 से बढ़ाकर। तो नोमुरा की इस दमदार रिपोर्ट के बाद IGL में शानदार तेजी होती दिख रही है। इसी पर एक राय ले ली जाए। 484 वायदा कारोबार में इस वक्त ये ट्रेड है IGL का, और आज मैं देख रहा हूं नितिन 4.5-5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है शुरुआती 5-7-10 मिनटों में। अच्छा एडिशन हो रहा है, क्या और मजबूती बनेगी यहां से? देखिए जी, इसमें एक्सपायरी से भी आप देखेंगे तो करीब 35% ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है और स्टॉक काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है
और फंडामेंटल न्यूज भी जिस तरीके से पॉजिटिव आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे लेने में कोई ज्यादा डाउनसाइड रिस्क नहीं है। स्टॉप लॉस आपको अगर आप देखें तो 460-65 की रेंज में काफी अच्छा सपोर्ट बनता है, और अगर स्टॉक ऊपर 490 के ऊपर निकलता है तो काफी अच्छा ब्रेकआउट बनेगा। वीकली चार्ट्स भी काफी अच्छे कंसोलिडेशन फेज में है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को लेके भी अगर 5-6 महीने रखा जाए तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ट्रेडिंग के ख्याल से भी लेना है तो 470 का स्टॉप लॉस होगा और करीब 500-510 तक के आपके टारगेट इस एक्सपायरी में मिल सकते हैं। 2020 का मेरी टीम का ये मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक भी था। पिछले 3 दिन से हम लोग इसको रिकमेंड भी करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये एक अच्छा रैली दिखा सकता है। और आप देखिए जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी ने आईजीएल के मैनेजमेंट से बातचीत करी और कहा है कि उनको जमीन मुहैया कराने की कोशिश करेंगे दिल्ली में, और वो ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल अब सीएनजी पंप्स लगाएंगे, तो यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। कल एक और बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने इसके ऊपर रिकमेंडेशन दी थी और उन्होंने कहा था वॉल्यूम्स में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी आगे आने वाले समय में। बड़ी पॉजिटिव एक के बाद एक रिपोर्ट्स आ रही हैं और खबरें भी अच्छी होती दिख रही, तो स्टॉक में एक्शन भी उसी लिहाज से, तो फिर ऐसे में एक राय और टेक्निकल भी लेनी चाहिए। राजेश बताएं कि आपके चार्ट्स के लिहाज से क्या लेवल्स हैं ऊपर के, और जिनके पास अगर तेजी की पोजीशन है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हेमंत रिकमेंड कर रहे हैं और लोगों ने खरीदा भी होगा, तो उनके लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी दे दें। फिर अनिल जी मुझे स्क्रिप्ट का नाम बताइए, थोड़ा आईजीएल में प्रॉब्लम है आज। आईजीएल ओके, इंद्रप्रस्थ। जी बिल्कुल इंद्रप्रस्थ है। हाँ जी अनिल जी, मुझे लगता है आईजीएल में अगर यहाँ पे जो टेक्निकली जो सपोर्ट बनता है, एक कंसोलिडेशन है, रफली जो डाउनसाइड लेवल है दैट इज एट 465, और अपसाइड में जो बैरियर है, जो रेजिस्टेंस हम कहते हैं, वो 508-510 के आसपास है। मुझे लगता है अगर यहाँ पे ट्रेडिंग का मौका है, आई डोंट सी एनी पोजिशनल कॉल एज ऑफ नाउ, तो यहाँ पे अगर लॉन्ग करना है तो 475 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, अपसाइड में 500-510 तक के टारगेट हासिल सकते हैं। अनिल, जिस तरह से जब एटलस चलता है, हरक्यूलिस हॉर्स चलता है, आप देखिए जब आईजीएल चलता है तब गुजरात गैस चलता है, और आज देखिए गुजरात गैस में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो ये ट्रेडिंग ट्विंस है जिसको बाजार देखता है, और यहाँ पर आप देखिए, आप गुजरात गैस के चार्ट्स पर भी नजर देखकर बताइए राजेश, क्या यहाँ पर आपको मौके दिख रहे हैं? डेज हाई पर तो ये भी पहुंच गया, देखिए आईजीएल को कॉपी कर रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए मुझे लगता है कि अभी तक इसमें उतना बड़ा मोमेंटम नहीं दिख रहा है मुझे गुजरात गैस में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज ट्रेडिंग एट समवेयर नियर 750 ऑड लेवल्स। 700 विल यू प्लीज करेक्ट? 787 का 587 का भाव है इस समय। आपके चार्ट्स में आज कुछ दिक्कत लग रही है सर? चलिए, शायद कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन गौरांग से पूछते हैं। गौरांग, आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि आप काफी बुलिश थे आईजीएल के ऊपर, क्या गुजरात गैस के ऊपर भी आप उतने बुलिश हैं? आई थिंक अगर आप कंजम्पशन की बात करें तो डेफिनेटली, चाहे वो आईजीएल हो या फिर गुजरात गैस, ऊपर के तरफ के दायरे आपको जरूर देखने मिलेंगे। लेकिन जो इस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि अगर आपको ये चाहिए कि गैस का जो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है उसका कंजम्पशन ऊपर की तरफ बढ़े, तो जाहिर है आपको उपलब्ध कराना चाहिए कंज्यूमर्स को, ग्राहकों को, अलग अलग स्थानों पर, न कि कॉन्सेंट्रेटेड हो शहरों में, बड़े शहरों में या फिर मचौले शहरों में। पॉजिटिव तो डेफिनेटली है, लेकिन आई थिंक समवेयर एक नीश एडवांटेज, अगर आप फर्स्ट मूव एडवांटेज अगर आप मुझे पूछे तो वो आईजीएल को डेफिनेटली मिल सकता है। ओके, चलिए, आईजीएल के लिए ज्यादा बेनिफिशियरी खबर है और सही बात भी है। दिल्ली में ये एक्शन हुआ है तो साफ तौर पर इस स्टॉक पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन एमएनएम देखिए अनिल, 5.5% टूट गया है आज, जब इतना बड़ा स्टॉक और 6% की गिरावट, इस खबर के चलते बड़ी गिरावट देखी जा रही है इस पर। चलिए, इस पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया है एक ब्रेक का। सौरभ मुखर्जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन राजेश, गौरांग और नितिन, आप तीनों का शुक्रिया आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इस बीच हमारे साथ एम्बिट इन्वेस्टमेंट के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ सौरभ मुखर्जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, और उनसे बातचीत करते हैं। खास मुद्दे ये हैं कि आज जो फेड की मीटिंग है उसमें क्या कुछ हो सकता है, भारतीय बाजारों पर क्या असर पड़ेगा, एफआईज किस तरह से हमारे बाजारों को देख रहे हैं, आगे का डायरेक्शन क्या रहेगा। सौरभ, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहली राय तो मैं आपसे इसी बात पर लेना चाहता हूं, कैसे देख रहे हैं आप बाजारों को? आज फेड की मीटिंग में क्या कुछ हो सकता है और उसका क्या असर हमारे बाजारों पर पड़ेगा? Look, it's always difficult to comment on a specific event and how the market might react to that event, but to the extent that
that this rate hike from the Fed, this probable rate hike from the Fed, has been in the works for a long time. I think the overall shape of global markets' reaction to the Fed hike is reasonably clear, i.e. over the last 12 months, risk asset classes of all sorts have sold off, so whether it's commodities, whether it's emerging market equities, high yield bonds, junk bonds in America, even flows from hedge funds. So I think what's clear is, as monetary policy in America starts gradually getting normalized, so QE ended last year, we'll potentially get our first rate hike, American rate hike in the next 48 hours. As gradually American monetary policy is normalized, the sort of insane global risk appetite is abating quarter upon quarter upon quarter. And I think that journey will continue through 2016. The normalization of US monetary policy resulting in risk appetite globally reducing will continue through 2016. And that obviously has, that obviously means emerging market equities and Indian equities will face pressure from FII outflows. Emerging markets as an asset class will face redemptions, and hence FII equities flows supporting the Indian market, I think, will become a story of the past. हाय सौरभ, बिल्कुल, और हमने देखा भी है पिछले 6-8 महीनों में FIIs ने जिस तरह से भारतीय बाजारों में निवेश को कम कर दिया है, बल्कि कुछ पैसा निकाला भी है। आप ये बताइए कितनी डाउनसाइड फिर आपको लगती है, और आपको लगता है कि 7550 का जो लो हमने बनाया था इस साल, उसको भी नीचे जाकर हम टेस्ट करेंगे, और कहां तक जा सकता है फिर निफ्टी नीचे में? So I think there's two parts to it. One is there's very little reason to believe that that the Indian market will run away to some high level. I think the prospects of earnings growth this year are obviously very weak. H1 we hardly saw any earnings growth. Even for the full year, I reckon we're not going to see more than 3-4% earnings growth for the frontline benchmark index. Going ahead, FY17 as well, my reckoning is we'll see single-digit earnings growth in the next fiscal as well. Therefore, if we don't have earnings growth in a country like ours, it's not as if there's enormous stimulus from the government or there's enormous policy momentum. It's difficult to see that much upside in the Indian market. I think high single-digit upside over a 12-month is broadly the base case outlook for the Indian market. Where I still think there's scope for meaningful downside in the Sensex, in the Nifty, I would say as much as 15% downside, scope for 15% downside is around the banking system's woes. It's reasonably clear that we are moving towards the end game for this banking system, where the hidden NPAs, the stuff that has been put into SDR, into 525, those hidden stressed assets are gradually going to surface over the next couple of quarters, and on the back of a weaker banking system, potentially a meaningful pullback in real estate, I think the Indian market could see another 15% downside over the next 6 months. So 22,000 on the Sensex is a number I've been highlighting for a good 5-6 months, and I continue to believe that Sensex 22,000 remains a distinct possibility, although not my base case scenario over the next 6 months. 22,000 तक का सेंसेक्स, ये भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता अगर इसी तरह से माहौल खराब रहे। लेकिन आप सौरभ ये बताएं कि फिर ऐसी सिचुएशन में वो कौन से सेक्टर्स हैं, वो कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा कमजोर हो सकते हैं, सबसे ज्यादा इन सेक्टर्स पर दबाव हो सकता है, ये बताएं। So the sectors where we are most concerned are straightforward cyclical sectors, especially within the cyclical sectors, the players whose earnings quality is somewhat suspect given the weakness of the economy. To take a couple of large cap names where my concerns are heightened, I would point L&T and the quality of L&T's order book. The prospects for L&T's order book going ahead are quite bleak, and I would highlight L&T as a large cap company which I think continues to be exposed in the current environment. Amongst the banks, ICICI Bank, we've been steadfast sellers of it for the last 9-10 months. We remain concerned about asset quality for ICICI, especially given all the news that's coming out about these potentially 130 or 150 new NPAs in the Q3, Q4 earnings season. So L&T, ICICI would be two large caps where, given the weakness of the economy, these are two cyclicals where we are concerned. But at the same time, there is scope to make reasonably healthy returns in this market, especially from
well-run small and mid-cap companies. To take a couple of examples on that front, Sadbhav Engineering remains, to my mind, one of the best EPC, road construction EPC players. They also have a good book of assets. I think they've got 15 boot assets, boot roads on their balance sheet, which are well-run assets. So Sadbhav Engineering, in a country where road construction seems to be growing at a rapid rate, would be a well-run mid-cap company to focus on. Similarly, PI Industries, it's had a bout of weakness. The share price has had a bout of weakness over the last 3 months or so, but revenue visibility, to our mind, remains high for PI Industries. Its export business, which is 60-70% of revenues, caters to global chemical majors such as Bayer, such as Dow Chemicals, and a well-run export-oriented franchise like PI Industries remains, to my mind, a good buy in the current climate. ओके, तो सद्भाव, पीआई, ये कुछ ऐसे मिड कैप आइडियाज हैं जो सौरभ आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आपकी नजर होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये शेयर काफी अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। लेकिन कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे आईजीएल और गुजरात गैस की। गुजरात गैस देखिए अब 9% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। आईजीएल एफएनओ में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले दूसरे टॉप 3 गेनर्स में शामिल हो चुका है। 3.5% की मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। सौरभ, आपसे राय लेना चाहूंगा, जिस तरह से अब डीजल गाड़ियों को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, सरकार कोशिश कर रही है कि पॉल्यूशन को घटाया जाए और सीएनजी के ऊपर ज्यादा फोकस देने की बात भी की जा रही है। आप ऑटो कंपनियों के लिए इसे कैसा देखते हैं, खासतौर पर एमएनएम के लिए, और बी, क्या गैस की कंपनियां जो सीएनजी से जुड़ी हुई हैं उनके लिए आपको भी लगता है ये पॉजिटिव है? So, wouldn't like to comment on M&M specifically, given how complex the matter is. I have to confess there are many different sides to it. I don't profess to be an expert on the different sides to the pollution argument, but discussions with auto companies over the last 6 months have suggested that the auto companies are very cognizant of the fact that they will have to move to better quality engines on a much quicker timeline than perhaps the market appreciates. I think all the auto OEMs, I don't think M&M is the only one, I think all the auto OEMs are deeply cognizant of the fact that especially for diesel engines, will have to move to lower emissions engine on a much quicker timeline than perhaps the market appreciates. The second point that I would make is, whilst Delhi, because it's a union territory and because it's a city where it's a high-profile city with an acute pollution problem, is the city in the news, it's not as if other North Indian cities are radically better. When I've gone to other places in North India, cities in UP, cities in MP, or even in Gujarat, it's not as if the pollution problem is radically better over there. So I think this overall trend of northern Indian cities becoming much more concerned about particulate levels in their air, about emissions, I think this story will continue. And my reckoning is the auto industry will have to respond through diesel engines which have much lower emissions. I don't think it's specific just to M&M. I think everybody will have to do it. Similarly, I think the fuel sector, the oil refineries, the OMCs will also have to respond through better quality fuel. I think even in the diesel industry and the oil refining industry, we will see pressure from the authorities to come up with better quality fuel. So I think we will go through a step change. We become gradually moving from being a $1,000 per capita income country to a $2,500 per capita income country. And obviously, as people get richer, they want to live a better life, and to breathe the sort of air you have to breathe in Delhi doesn't help anyone. So this is a long journey. We have just begun. I don't think M&M is the only auto player that will be affected, and I think the oil refineries, the OMCs, will also face the brunt of this in the months ahead. Right. सौरभ, लगभग जब इंटरेस्ट रेट्स फेड का बढ़ना सर्टेन है, तो क्या कुछ ऐसे सेक्टर्स, ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको लगता है जिनको फायदा भी होगा, बेनिफिट होगा और वहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? So again, just as I didn't want to comment on M&M, I'm not going to comment on the city gas distributors. I can see what you're saying, that the city gas distributors are logical beneficiaries of this. The CNG manufacturers are not logical beneficiaries of this. They could well be. I mean, there's a logical argument for shifting towards gas-centric players. सौरभ, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि यूएस में फेड रेट्स बढ़ेंगी, तो फिर कौन से सेक्टर्स या स्टॉक्स को इससे बेनिफिट हो सकता है, वहां पर इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं? वो कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है जिनको फायदा होगा, बेनिफिट होगा अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ने से?
I have to confess that that's not an angle I had thought much about as to US interest rates rising and benefits to India. But the way to think it through would be the currency. Given that the rupee is already hit 67, given that it looks reasonably clear that the Chinese currency will keep devaluing. The Chinese currency, I stress, I said this a year ago and I continue to believe the Chinese currency will keep devaluing. It's highly likely that the rupee will also devalue in sync. As the rupee loses steam vis-a-vis the dollar, our exporters will have a much better growth prospects going forward. Export-oriented sectors haven't had a happy ride in India over the last 12 months. As we know, 13 months in a row, India's exports have shrunk. I think manufacturing exports will stage a comeback in 2016, and well-run manufactured goods exporters should be looked at quite carefully. So, a company like TVS Motors and AIA Engineering, LG Equipment, PI Industries we already discussed. These are companies worth looking at. These are credible exporters. As the rupee weakens, these sorts of well-entrenched export franchises will have much better joy, much better luck in 2016 than they did in 2015. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका हमारे साथ जुड़कर इस खास दिन मार्केट पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बताने के लिए। तो ये थे सौरभ मुखर्जी, सीईओ एम्बिट कैपिटल के, बता रहे थे कि बाजारों में कमजोरी बढ़ सकती है आगे आने वाले समय में, और उनका लक्ष्य सेंसेक्स पर 22,000 का, यहां से भी 10 से 15% तक की कमजोरी आसानी से हो सकती है। हमारे साथ बाजार के एक और जाने माने एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार। क्या होगा कल हिंदुस्तान के बाजारों में और अमेरिका में? अब यही दुआ कीजिए अनिल जी कि आज रेट बढ़ा दें येलेन जी, क्योंकि अगर नहीं बढ़ाया तो मार्केट गिरेंगे, बढ़ा दिया तो अभी अच्छा है, मार्केट एंटिसिपेशन में बढ़ रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही आपने। अब काफी लोग ये मानने लगे कि नहीं बढ़ाया तो मार्केट गिरेंगे। अच्छा, अगर 10 या 15 बेसिस पॉइंट ही बढ़ाया 25 की जगह तो? हाँ, तब भी लोग बोलेंगे देखिए कि इनको ऐसी क्या चीज पता है गड़बड़ की बात जो हमें नहीं पता, और वो अनसर्टेनिटी में मार्केट गिर जाएगा। तो 25 पैसा बढ़ जाए, यही दुआ करनी चाहिए आज। तो एक इवेंट निकले और आगे फिर जिंदगी देखें एक नए नजरिए से। चलिए, आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देखिए, इंडस्ट्री के एसोसिएशंस के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली इस समय बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। और आपको याद होगा जिस तरह से इंडस्ट्री बार बार मांग कर रही है कि जीएसटी के ऊपर सहमति बने, आज ये मुद्दा भी यहाँ पर छाया रहने वाला है। और हम आपको ले जाएंगे दोबारा से जब वित्त मंत्री जी भाषण देंगे और इंडस्ट्री के दिग्गज नेता अपनी बात समक्ष रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चिंता जो घरेलू बाजार को सता रही है वो जीएसटी को लेकर आगे नहीं बढ़ पाने को लेकर है। चलिए, ये इवेंट तो हो जाएगा और मान लेते हैं कि चलिए ब्याज दरें बढ़ भी जाएंगी एक बार के लिए, लेकिन क्या जीएसटी का हैंगओवर बड़ा हैंगओवर है अभी और अब बाजार ने इसको पचा लिया है, या आपको लगता है नहीं हुआ इस बार पास 23 तारीख तक तो एक नीजक रिएक्शन देखने को नहीं पचाया गया हेमंत? अगर आप देखें इस मार्केट को अब एक नए पर्सपेक्टिव से समझना है। एक एफआई फ्लोज कम हुए, वो आएंगे नहीं आएंगे कह नहीं सकते, तो यही लेके चलते हैं, नहीं आएंगे। 3 बिलियन तो फर्क में नहीं पड़ता है। उसके आगे आपको 70,000 करोड़ म्यूचुअल फंड से मिल गए, ये एक अच्छी बड़ी बात है। ईपीएफओ वालों ने थोड़ा पैसा डाला, वो ज्यादा डाल देते तो और अच्छा होता, उनको जगाने की ज्यादा जरूरत है। अब जीएसटी तो अब ये टैक्स सिस्टम ब्रिटिश जमाने से चल रहा है, हम लोग कर रहे हैं। हमारी कंपनी में हमने 29 स्टेट्स के अंदर ऑफिस खोल रखे हैं, क्योंकि वैट और सेल्स टैक्स के लिए आपको लोकल ऑफिस खोलना पड़ता है। इतनी बदहाली होती है बिजनेस चलाने की भारत में, किसी को फर्क नहीं है, ना बीजेपी में ना कांग्रेस में, किसी को फर्क नहीं पड़ता है बिजनेस वाले की क्या हालत है। ये पच गया है। अब हमें ये देखना है इस मार्केट में पैसा कैसे बनाए। एफआई कमाएंगे, डोमेस्टिक वाले अच्छे करें। ये जो 80 लाख एसआईपी है यही सबसे है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो बैंकिंग अकाउंट के लिए थी, अब एसआईपी के लिए आप मुहिम शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रधानमंत्री एसआईपी योजना इक्विटी मार्केट के लिए शुरू कर दीजिए। ईटीएफ बेशक आप एसबीआई या किसी से भी ईटीएफ खुलवा के उसमें आप 1,000 रुपए महीने का डलवाना शुरू कर दीजिए। एक चीज बताऊं, अब प्रधानमंत्री की योजना आएगी या नहीं आएगी, या फिर वैसी आएगी जो राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम थी जो कभी चल ही नहीं पाई। लेकिन सीएनबीसी आवाज पर हमने इस 15 अगस्त पर ये मुहिम शुरू की थी कि लोगों को फाइनेंशियल आजादी मिले, और हमने पहला कदम की शुरुआत की। और हमारे हर वीकेंड पे 2 घंटे का ये शो होता है पहला कदम, जिसमें हम दर्शकों को शुरुआत से लेकर कि किस तरह से आप बैंक अकाउंट खुलवाएं, डीमैट अकाउंट खुलवाएं,
क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में क्या फर्क होता है, उससे लेकर इक्विटी शेयर आप कैसे रिसर्च करें खरीदे, उस लेवल तक का हम पूरा एक साल का ये एजेंडा बनाकर हर वीकेंड पर कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर एजुकेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर ये काम हमने तो शुरू कर दिया है, सरकार कब करेगी पता नहीं। नो बट बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर ये 80 लाख SIP 8 करोड़ हो जाए तब हमें किसी का पैसे का जरूरत ही नहीं है, और वो होगा। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, वो सब होगा। अब कमिंग बैक के फेड आता है तो क्या होता है सर, लगभग ये मार्केट ने पचा लिया है, ये डिस्काउंटेड इन है, और इसके चलते ही आप शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं। और हमारा मार्केट इतना नहीं गिरा था जितने के बाकी मार्केट गिरे थे। अब जापान का मार्केट आज देखिए 400 पॉइंट अप है, या ऑस्ट्रेलियन मार्केट 8 दिनों से नीचे था, आज 2% उछल गया सुबह। तो हमारा थोड़ा सा एक जो रिएक्शन था मार्केट का, थोड़ा कैलिब्रेटेड था, और उछाल भी कैलिब्रेटेड आ रहा है। बट शॉर्ट्स हमारे मार्केट में भी बहुत है। थोड़ा सा ये मार्केट अगर बढ़ गया, 1-1.5% की तेजी दिखा गया, एकदम से आप शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज, स्पेशली बैंकिंग, जो ये इतनी नॉइज आ रही है ना अनिल जी, कि ये बैंकिंग क्षेत्र में इशू है, ये किसको नहीं पता। जब वो ये जो थे चक्रवर्ती साहब जब थे RBI में, तब उन्होंने कहा था 10 लाख करोड़ का स्ट्रेस्ड एसेट है, आज के दिन में 13 लाख करोड़ तक होगा। ठीक है, बहुत बड़ी एक संख्या है, उतना कैपिटल नहीं है, बट क्या ये बैंकिंग प्राइसेस में डिस्काउंटेड नहीं है? हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बात यही है अजय जी, कि जब कंपनियों के शेयरों के भाव 52 हफ्तों के निचले स्तरों पर पहले आ जाते हैं, उसके बाद रिजल्ट खराब आना शुरू होते हैं जी। और यही हाल बैंकिंग शेयरों का है कि जब बैंकिंग शेयर 52 हफ्तों के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं या अच्छी खासी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तब ये सारी बातें आ रही कि इतनी ज्यादा एनपी हैं। और मार्केट को, हेमंत, मार्केट को उठना मुश्किल ये क्यों हो रहा है? 21% आपका बैंक और फाइनेंस है, 20% आपका टेक्नोलॉजी है, दोनों के रिजल्ट्स थोड़े गड़बड़ है। उसके बाद 12% ऑयल एंड गैस आ जाता है। बिल्कुल। तो ऑयल एंड गैस तो मुझे समझता नहीं है फ्रैंकली, क्योंकि आज लेकिन काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, ये इसीलिए बचाया है सेक्टर। आज के बाजार में एक सेक्टर जो सबसे दमदार प्रदर्शन दिखा रहा है वो दरअसल ऑयल एंड गैस है। कच्चा तेल देखिए बाउंस किया, ONGC चला, केन इंडिया में एक जबरदस्त रैली देखने को मिली। इवन आप देखिए गेल, ऑयल इंडिया, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, HPCL, BPCL, IOC, सारे के सारे, इवन पेट्रोनेट, LNG, कोई भी ऑयल एंड गैस का शेयर ऐसा नहीं है जो आज अच्छा प्रदर्शन। सरकार की इक्विटी होल्डिंग की NAV बढ़ रही है आज, बिल्कुल। सारे के सारे स्टॉक्स डेज हाई पर इस समय ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन एक और स्टॉक है जो हर रोज उड़ान भर रहा है, वो है दरअसल इंटरग्लोब का शेयर। आप देखिए 3-3.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। लाइफ हाई पर ये शेयर पहुंच गया है, हालांकि लाइफ इसकी अभी काफी छोटी है। इस साल का बेस्ट परफॉर्मिंग IPO का खिताब भी इसको मिल चुका है। ये बताइए एविएशन शेयरों में अब क्या करना चाहिए? काफी सारे शेयर 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर हैं। स्पाइस जेट में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। क्या क्रूड का गिरना इनके लिए फायदेमंद मान रहे हैं सब लोग? आप कैसे अप्रोच करेंगे इस पैक को? देखिए, जो अच्छी बात है कि क्रूड की कीमत कम हुई, उससे लगता है ETF भी थोड़ा और कम होगा। इनको मिली है काफी राहत ETF के तौर पे भी। दूसरा, भारत का कंजम्पशन, तो ये आप देखिए फ्लाइटें जिस तरह से भरी हुई हैं, और लोग घबरा के फिर होटल स्टॉक्स को भी बाय कर देते हैं कि भाई भीड़ भाड़ देख के। अभी हम पिछले हफ्ते दिल्ली में थे, 50,000 शादियां थी एक दिन में। तो अगर आप होटल चले जाएं उस दिन, तो आप बोलेंगे भाई होटल स्टॉक तो जरूर खरीदें। ज्वेलरी शेयर भी चल रहे हैं, शादियों में ज्वेलरी भी देखिए, ज्वेलरी भी बिक रही है। पूरा तो कंजम्पशन स्टोरी है। बट एविएशन का क्या रहता है कि साइकिल टू साइकिल पैसा नहीं बनाते, तो बाय एंड होल्ड नहीं है। अगर आपको खरीदना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, 5% लगा लीजिए, 10% लगा लीजिए, क्योंकि 1 साल तक अच्छा कर जाएंगे। बट ये जब साइकिल टर्न होती है तब बदहाली आती है, ये आपको देखना है। अकाउंटिंग काफी क्रिएटिव रहती है। सेल्स लीजबैक इनकी बैलेंस शीट में इतना अच्छा रहता है कि अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बता पाते कोई असलियत क्या है कंपनी की बैलेंस शीट की। तो ये देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल अभी मोमेंटम है बरकरार। अभी खरीदिए, 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा के रखिए। चलिए, तो स्टॉप लॉस लगाकर फिलहाल तेजी करने की राय। लेकिन आप चूंकि वैसे इन्वेस्टर्स के लिए राय देते हैं, लेकिन जब इवेंट के पहले इतनी बड़ी इवेंट है, तो राय थोड़ी सी मैं ट्रेडर्स के लिए भी लेना चाहता हूं आपके अनुभव से। क्या करना चाहिए इतनी बड़ी इवेंट के पहले? तेजी या मंदी की पोजीशन कम करके जाएं, या हेजिंग करें, या लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ घबराने की जरूरत नहीं? कि किस तरह से ट्रेडर्स को अपनी रणनीति रखनी चाहिए और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ट्रेडर्स के लिए मैं कहूंगा कि शॉर्ट्स अगर कम कर ले तो अच्छा है। अगर आज यूरोप फिर से फॉलो थ्रू करता है स्ट्रांगली,
और अमेरिकी बाजार के फ्यूचर्स भी अच्छे बरकरार रहते हैं तो आप देख सकते हैं मार्केट पे लास्ट 1 घंटे में कल की तरह उछल जाएगा। ये अनिल जी आजकल ETFs का बहुत स्ट्रांग इम्पैक्ट आने लग गया है लास्ट एक घंटे पे हमारे मार्केट में, और उनका क्या रहता है बास्केट बेस्ड रहता है, वो देख के नहीं करते हैं खरीदारी और बिकवाली दोनों। ये नहीं देखते कि मुझे ऑटो पसंद है और स्टील बेचूं या ऑटो लेना तो सब कुछ लेना है, बेचना तो सब कुछ बेचना है, तो वो एक डर है। तो आज शॉर्ट्स के लिए मैं थोड़ा सा वार्निंग दूंगा कि आप पकड़े जा सकते हैं, तो शॉर्ट्स थोड़े हल्के हो सकते हैं लॉन्ग हो। सेकंड हाफ में यूरोप की ओपनिंग इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि 3-3.5% कल यूरोप भागा है, तो देखना होगा आज क्या होता है। लेकिन इस बीच में एक स्टॉक जो मेरे रडार पर आया है वो है जम्मू कश्मीर बैंक, JNK बैंक। यहां पर बड़ा सौदा होता दिखा है और आज का पहला बड़ा सौदा यही दिख रहा है। 12 लाख शेयरों का कारोबार JNK बैंक में होता हुआ दिखा है और ये कारोबार हुआ है 76.20 रुपए पर। आप देख सकते हैं 1/4% हिस्सेदारी बदली, तो अच्छी साइज है जो बड़े सौदे की 1/4% हिस्सेदारी बदलना। और इसके साथ ही अभी भी कुछ सेकंड्स पहले एक और ट्रेड होता दिख रहा है REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। REC में भी 1/4% से ज्यादा की हिस्सेदारी बदली है। लगभग 30,75,000 शेयरों का कारोबार यहां पर हुआ है। ये कारोबार BSE पर हुआ है और 218.10 रुपए पर REC में ट्रेड हुआ है। तो ये 2 ट्रेड इस वक्त होते हुए दिखे हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसे अच्छे बाजार में भी देखिए अनिल, M&M कमजोर है, डीजल का जो आज फाइनल आउटकम आएगा सुप्रीम कोर्ट का उस पर नजर होगी। टाइटन कमजोर है, बड़े FII ने इसको डाउनग्रेड किया है, 2% नीचे है। और CSE ये तीसरा स्टॉक है FNO में जो कमजोर है। कैसे देखा आपने इस शेयर को? जब से IPL की टीम इन्होंने खरीदी है पुणे की, उसके बाद कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने कहा कि ये तो अच्छा नहीं है अनरिलेटेड कारोबार में घुसना, और अब कल धोनी को भी इन्होंने शामिल किया है अपनी टीम में, बिडिंग हुई थी तो IPL में उन्होंने लिया। आप कैसे देख रहे हैं सबको? देखिए, पर्टिकुलर कंपनी या फैमिली ग्रुप पे तो हम नहीं कमेंट करना चाहेंगे, बट ये भारत में रहा है हेमंत के अपने शौकों के लिए। उस दिन मैं एक बिल्डिंग में गया और एक ये विलफुल डिफॉल्टर जो साहब रहते हैं, वो इतनी गाड़ियां खड़ी थी। मैं बोले यार किसकी गाड़ियां हैं? तो कहते हैं ये इनकी क्लासिक गाड़ियां हैं और ये देते हैं शोज वगैरह के लिए और सैटरडे संडे को हम निकालते हैं। तो अभी तक बैंक्स ने उन पे कब्जा नहीं किया गाड़ियों पे। नहीं, वो तो हमारे यहाँ का नियम है कि जब प्रमोटर लोन लेने जाता है बैंक के पास में तो वो जाता है छोटी गाड़ी में जी और जब वो रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जाता है तो वो एकदम प्रीमियम कार में जाता है, तो वैसा माहौल है। चलिए, ये तो बात हुई इन सारे शेयरों की। सर शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर बाजार और स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए अजय बग्गा साहब का। तो ये है इस वक्त बाजार का रुझान और मजबूती के साथ बाजार ने की है शुरुआत। 100 अंकों की तेजी को होल्ड करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है सेंसेक्स और निफ्टी भी अच्छी ट्रेडिंग के साथ। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद बताएंगे कमोडिटी बाजार आज किस तरह से खुल रहे हैं और आपके तमाम शेयरों के सवालों के जवाब भी देंगे। सौदा आपका लेकर आएंगे ब्रेक के बाद।